हेलो। साउंड आ रही है? आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने होमवर्क किया था? ओके। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली हेल्ड हुआ है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। किन्हीं ने ये टॉपिक पढ़ा है? ओके। तो इसी चीज़ को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कब हुआ था और क्यों हुआ था, इसका अभी रिलेवेंस क्या है और इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे क्या क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ब्रिक समिट 2025। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा। ये 6-7 जुलाई 2025 को हुआ। कहाँ? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ठीक, तो इसी टॉपिक को आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने के पहले हम लोग चलिए जानते हैं कि ये ब्रिक्स आखिर होता क्या है, इसकी स्थापना क्या कैसे हुई, और ये अभी जो लीडिंग कंट्रीज हैं या तो फिर विकासशील देश हैं उसको वो लोग इनमें कितना पार्टिसिपेट हो रहे हैं और कितना भागीदार बन रहे हैं और अपने वैश्विक स्थिति में कितना अपना योगदान दे रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी टॉपिक को शुरू करने के पहले हम लोग पहले उसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए हम लोग एक ये जो ब्रिक्स है उसका पहले पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, तो एक है ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिसका नाम है जिम ओ'नील। इन्होंने ही सबसे पहले ब्रिक्स नामक शब्द को गढ़ा था। इन्होंने एक्चुअली हुआ था कि जो ब्रिक्स देश हैं या तो बोले कि जो ब्रिटिश के लोग जो अंडर विकसित या तो विकासशील देश है उन्होंने एक ग्रुप बनाया था। आप लोगों ने सुना होगा G7 G8 ग्रुप। तो उस समय G8 के नाम से जाना जाता था। उन्हीं का आउटरीच सम्मेलन 2006 में हुआ और उसी के बीच में ये निर्णय लिया गया था एक ऐसा सदस्य देश हो, एक ऐसा क्षेत्र हो जो कि सारे ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करे, चाहे वो टेररिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्निक साइंस एंड टेक्निक के विषय में हो, टेक्नोलॉजी के विषय में हो, चाहे एनवायरमेंटल रिलेशन हो, चाहे कुछ भी ऐसा ग्लोबल इश्यूज उभर कर आ रहे हैं उससे रिलेटेड इस चीज का डिस्कस करने के लिए। तो 2006 याद रखिएगा, अभी कोई नहीं लिखेगा, जो लिखेगा वो सब विद्या कसम है। ठीक है, कब हुआ? 2006 में। कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग। ये कहाँ पर है, स्थित है? फ्लोरिडा। यस करेक्ट, फ्लोरिडा, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। देखिए इस एक ग्लोबल मैप बनाते हैं और उसी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर था कहाँ पे। एक रफ स्केच बनाना है पूरा विश्व का।
देखिए, ये अफ्रीका है, एशियन कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये हो गया आपका साउथ ईस्ट एशिया का पोर्शन, और ये यूरोप। तो जो ये फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा इस जगह पर है, यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फ्लोरिडा, सेंट पिट्सबर्ग, एग्जैक्टली जगह का नाम है। इसी जगह पे 2006 में एक औपचारिक रूप से गठन हुआ था कि एक ऐसी संस्था की स्थापना किया जाए जो कि ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करे। उसी चीज को लेके 2009 में इसका फर्स्ट सम्मेलन होता है। कहाँ? रूस के येकातेरिनबर्ग। ये वाला पोर्शन, ये रूस हो गया यहीं पे। फर्स्ट शिखर सम्मेलन 2009, येकातेरिनबर्ग। उस समय इसका नाम था ब्रिक, यानी कि ये 4 मेंबर कंट्रीज, बी से ब्राजील, ये वाला आर फॉर रूसिया, ये इंडिया, ये वाला, और ये चाइना, यहाँ का ये क्षेत्र। तो ये जो चारे विकासशील देश हैं, या तो फिर यूँ कहें कि जो अंडर डेवलप्ड हैं या विकासशील हैं, विकास की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, तो ये चारों देश सम्मेलन में शामिल हुए थे, और इन्होंने जो डिसीजन लिया था, जितना भी ग्लोबल इश्यूज होंगे वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, चाहे वो टेररिज्म से रिलेटेड हो, चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी के विषय में हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल इशू हो, क्लाइमेट चेंज हो, इस चीज़ को लेकर डिस्कशन हुआ था। फिर इसका जो नेक्स्ट सम्मेलन है आपका हुआ था 2010 दिसंबर 2010 में। फिर 2014 हम लोग इम्पोर्टेंट वाला देखेंगे, 2010, 2014 में 6th, 2010 में 3rd, फिर आपका 2023, 2025, 24 एंड 2025 कब कब हुआ था, इसका इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे। 2023 में जो हुआ था वो है 14th, 15th और ये 16th। ये 17th। ठीक, अब हम लोग यहाँ से ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो 2010 में हुआ था उसमें क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। ये 2010 में हुआ था, ये जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ये है ब्राजील का एक जगह है, उसका नाम है फोर्टालेजा, ब्राजील में, वहां पे हुआ था। फिर 2023, 2024 और 2025। 2025 का तो आप लोग जान ही रहे कहाँ पे हुआ, रियो डी जेनेरियो, अगेन इन ब्राजील। 2024 रूस के कजान में, ठीक है। 2023 जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग
साउथ अफ्रीका। 2010 में हुआ था ये आपका सान्या। सान्या कहाँ पे लोकेटेड है? चाइना। ठीक। अब चलिए हम लोग एक एक चीज के विषय में डिस्कस करेंगे कि 2009, 2010 और फिर इसका जो नेक्स्ट सम्मेलन होते गया तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे। तो नेक्स्ट जो था आपका 2010 में सानिया चाइना, जो चाइना में जो हुआ ये दिसंबर 2010 में स्थापित, दिसंबर 2010 में हुआ। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था कि साउथ अफ्रीका को इसमें आमंत्रित किया गया था और इन्होंने इसमें शामिल होने के लिए इच्छा जताई और 2011 में शामिल हो गया। इस समय जो 2010 में शामिल हुआ, इसका जो थीम था वो था ब्रॉड विजन एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। ठीक है। उसके बाद जो अब 2014 हुआ फोर्टालेजा ब्राजील में, तो इसका 2024 में हुआ ब्राजील यहाँ। तो ब्राजील में हुआ 2014 में, तो इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि जो वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहे IMF है या तो फिर वर्ल्ड बैंक है, उसका एक विकल्प के रूप में एक सहयोगी विकास बैंक, एक बहुपक्षीय विकास बैंक स्थापित किया जाए और उसका नाम दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था कि जो भी वर्ल्ड बैंक हो या तो फिर IMF हो, जितने भी बैंक है, उसका एक विकल्प के रूप में बहुपक्षीय विकास संस्था के रूप में स्थापित किया गया और इसका हेडक्वार्टर था शंघाई, चीन। जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय की बात किया जाए तो आपका है साओ पोलो, अहमदाबाद, अहमदाबाद हो गया, साओ पोलो हो गया, एक शंघाई है, जोहान्सबर्ग, ये क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया। टोटल 4 जगह और एक मॉस्को। सन 2014 में फिर इसका जो नेक्स्ट सम्मेलन या तो यूं कहें इम्पोर्टेंट 15th है, जो कि 2023 में स्थापित हुआ जोहान्सबर्ग में। और इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि इसमें जो कुछ देश है इसमें शामिल होना चाहते हैं एक विकल्प के रूप में नहीं, जैसे कि इसका जो थीम था वह वन अर्थ वन हेल्थ। और 2014 इसका जो थीम था वो है समावेशी वृद्धि एंड सतत विकास। 2014 के बाद जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, तब से ये जो समावेशी सब चीज़, समावेशी हो गया, सस्टेनेबल हो गया, या तो फिर सस्टेनेबल है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, वन हेल्थ, वन राशन कार्ड, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट, जो वन वन वाली चीज़ें हैं वो सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। फिर ग्लोबल जैसे चीज़ें, नया नया जो टर्म है नो, वो सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका जो 15वां सम्मेलन हुआ था उसमें थीम था द वन अर्थ वन हेल्थ। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, इसमें जो 6 मेंबर कंट्रीज को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
उसमें था सऊदी अरब, फिर अर्जेंटीना, यूएई संयुक्त अमीरात, ईरान, इथियोपिया और मिस्र। इथियोपिया एंड मिस्र, इन लोगों को आमंत्रित किया गया था कि आप इसमें शामिल हों, और इन्होंने अपना सहमति भी जताया कि हाँ, हम इसमें शामिल होंगे। और ये इफेक्टिव जो हुआ, इसमें से यूएई, ईरान, इथियोपिया और मिस्र, ये रूस के कजान वाला सम्मेलन जब हुआ रूस के कजान में, तो ये चारों मेंबर कंट्रीज में शामिल हो गए, जबकि सऊदी अरब और अर्जेंटीना अभी भी अंडर कंसिडरेशन है, अभी भी सोच विचार कर रहे हैं कि हम इसमें शामिल हों कि नहीं हों। उसी क्रम में 2024 में 16वां सम्मेलन हुआ रूस के कजान में, ठीक है। और जो कजान में स्थापित हुआ, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया, उसका जो थीम था वो था, देखिए, स्ट्रेंथेनिंग multilateralism for just global development and सिक्योरिटी। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 2025 वाला रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। तो जो ब्राजील में हुआ उसका डिस्कशन हम लोग महत्वपूर्ण रूप से करेंगे। तो सर्वप्रथम चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो ब्राजील में हुआ आज, उसका सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या निर्णय था। तो ब्राजील में जो सबसे पहले लिया गया था वो 6-7 जुलाई 2025 को, इसका जो थीम था वो देखिए, ग्लोबल ऑर्डर के लिए ग्लोबल साउथ का सहयोग, ठीक। और इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि इन्होंने इसमें एक नया देश शामिल हुआ, इंडोनेशिया, और भी जो 10 मेंबर भागीदार पार्टिसिपेंट कंट्री हैं, उन्होंने भी इसमें अपने शामिल होने का प्रतिबद्धता जताया, जैसे कि बोलिविया है, चाहे वो वियतनाम हो, क्यूबा हो, या तो फिर उज्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो। इन सारे देशों ने इसमें भागीदार देश के रूप में उपस्थित हुआ। और उसके बाद इसमें इसका जो नेतृत्व कौन किया, इसकी अध्यक्षता कौन किया, तो ब्राजील का जो प्रेसिडेंट है उनूना दी साल्वा, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसका जो महत्वपूर्ण घोषणा पत्र था वो संयुक्त देशों का घोषणा पत्र कहा जाता है। ब्रिक्स देशों का संयुक्त घोषणा पत्र। तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया था वो चीज को देखिए। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इशू हो, चाहे वो ग्लोबल बेसिस पे हो, उस सारे चीजों को इसमें समेकित रूप से स्थापित किया गया और कोशिश किया गया कि सारा जो ग्लोबल साउथ है उसको एक ऐसे मंच पे स्थापित किया जाए ताकि चाहे वो ग्लोबल ट्रेड का विषय हो, चाहे वो टेररिज्म का विषय हो, चाहे वो आपका इन्वायरमेंटल इशू हो, क्लाइमेट चेंज हो, कॉन्फ्रेंस हो, पार्टीज हो क्लाइमेट चेंज को लेके, या इन्वायरमेंट के पोषण को लेके हो, चाहे फिर वो एनडीबी की जो सक्रियता है, चाहे वो बिग कैट अलायंस हो उसकी सक्रियता को लेके, इसमें बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस किया गया कि जो वैलिड इनवैलिड आपका प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वैश्विक व्यापार पे, ग्लोबल ट्रेड के लिए, उसको कम किया जाए। तो एक सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया गया एंड डिजिटल
गवर्नेंस। अभी देखिए कि आज से 20-30 साल पहले जबकि टाइपराइटर का जमाना था, तो टाइपराइटर में जब कुछ भी प्रिंट होता था प्रिंट मीडिया के रूप में, तो बहुत समय लगता था किसी भी चीज़ को उसमें लेखनी के रूप में प्रदर्शित करने के लिए। बट अभी जो 21वीं शताब्दी का युग चल रहा है, इसमें इतना प्रगति किया है कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वन क्लिक बूम। जैसे कि हमने कहा कि जो 20वीं शताब्दी का टाइपराइटर है वो आज के सॉफ्टवेयर का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि आज हमारा विज्ञान प्रौद्योगिकी इतना उन्नत हो चुका है। इसलिए हम चाहिए कि जितने भी उस समय की संस्थाएं थी उसको भी अपग्रेड करने का जरूरत है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत सारे काम को एक चुटकियों में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम कर लेता है। चाहे वो डिजिटल गवर्नेंस के विषय में बात करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय में बात होता है। तो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि हमारे पास इतना क्षमता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके अगर कोई देश चाहे तो अपना साइबर अटैक कर सकता है। तो हमारे यहाँ साइबर सिक्योरिटी की चिंता है। फिर साइबर जो क्राइम हो रहा है उससे बचने के लिए हमारे पास क्या मापदंड है। अभी देखा होगा कि इजराइल ने जो धमाका इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष चल रहा था, उसमें भी किसी तरह से यदि उस डाटा को कैप्चर कर लेता है, हैक कर लेता है, तो उससे क्या संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। इस चीज़ से निपटने के लिए यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था वो था कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी को हो, मुद्दा हो, उसको बचने के लिए हमने क्या कोई मापदंड अपनाया है, और मापदंड अपनाया है तो उसको एक कठोरता से पालन किया जाए। और इसके विषय में बोलेंगे तो इजराइल एक देश बन गया है जो कि साइबर अटैक करेगा तो उसे पता चल जाएगा, और उसके लिए उन्होंने साइबर डोम बनाया है ताकि कोई भी उसमें साइबर अटैक करे तो उसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और उस चीज को बचने के लिए वो उपाय लगाता है। ठीक उसी प्रकार से टेररिज्म का मुद्दा भी एक निकल के आया था। चाहे वो पहलगाम को लेके हो, अभी हाल ही फिलहाल में देखा हुआ कि पहलगाम जो अटैक हुआ, चाहे वो किसी देश के द्वारा समर्थित हो, तो ये छोटे छोटे कंट्रीज जो है मिलके इस आतंक को रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रखा है, और जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाने के लिए बल दिया। फिर क्लाइमेट चेंज एंड COP30 के विषय में बात किया गया। क्लाइमेट चेंज और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 के विषय में बात किया गया कि जो भी होने वाला है उसमें हम लोग कितना प्रतिबद्ध हैं अपने जलवायु विस्तार को लेके, अपने जलवायु को लेके। फिर है ग्लोबल ट्रेड को लेके। जब ग्लोबल ट्रेड जो आया तो ग्लोबल ट्रेड में हम लोगों ने देखा होगा कि अभी अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रतिबंध बहुत सारे ऐसे देशों पे लगा रहा है कि अगर आपने इस देश के साथ इतना ट्रेड किया, किसी भी चीज़ का ट्रेड किया और फिर मेरे पास ट्रेड करने के लिए आते हैं तो हम आप पे 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं, जो कि WTO और वैसे भी ग्लोबल ट्रेड के प्रतिबंधों के खिलाफ है। तो एक ग्लोबल ट्रेड से संबंधित मुद्दे को यहाँ पे लाया गया और ये बताने का प्रयास किया गया कि जितने भी ग्लोबल ट्रेड हो रहे हैं वो एक सीमित दायरा में हो, एक मापदंड के अंतर्गत हो, ताकि किसी भी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, विकासशील देश है, उसको किसी भी तरह से परेशानी ना हो और वे अपना जो ट्रेड है बहुत ही आसानी पूर्वक कर सके। इसके लिए उन्होंने पहले से एक चला रखा है ब्रिक्स पे। आप लोगों ने सुना ना कि अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, इसी के जैसा एक ब्रिक्स पे है। उसमें बोला गया है कि अभी जो कुछ भी विदेशों में जो ट्रेड से रिलेटेड आदान प्रदान होता है वो डॉलर में होता है कि नहीं। उस डॉलर को
उसको डॉलराइजेशन बोला जाता है कि जितना भी ग्लोबल लेवल पे ट्रेड हो रहा है वो डॉलर के बेसिस पे हो रहा है। तो हम उस चीज को क्यों ना स्थानीय मुद्रा में किया जाए। सपोज कि ये इंडिया है एंड ये ब्राजील है, हमने ब्राजील से कुछ सामान लिया, तो यहाँ पे ब्राजीलियन रियाल ना दे के हम रुपया में लेन देन करें। उसी तरह से ठीक ब्राजील यदि किसी तरह का ट्रेड हमारे भारत में करता है तो वहां पे अपना रियाल के रूप में करे। देखिए रहा कि जो स्थानीय मुद्रा है उसको यहाँ पे प्रोत्साहन मिल रहा है, और जो डॉलराइजेशन की प्रक्रिया थी उसे डी डॉलराइजेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसको नॉस्ट्रो वेस्ट्रो को कॉन्सेप्ट लाया गया। नॉस्ट्रो वेस्ट्रो दैट मीन्स कि अपने स्थानीय मुद्रा को प्रोत्साहित करना। इंडिया का है तो वो अपने रुपया का ही प्रयोग करके ब्राजील में कर सकता है, ब्राजील में ही तो अपना रियाल के ही रूप में इंडिया में व्यापार कर सकता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से लाया ग्लोबल हेल्थ। ग्लोबल हेल्थ कैसे लाया गया कि क्या हमारे पास ग्लोबल हेल्थ से निपटने के लिए क्या वो संस्थागत उपाय है। अभी कुछ ही साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड महामारी ऐसा विकराल रूप धर लिया, जिससे निपटने के लिए हमारे पास ना तो उतना तकनीक थे, ना ही उसके बारे में प्रौद्योगिकी का अभाव था। हमारे पास उतने ज्यादा क्षमता भी नहीं थे कि तुरंत हम लोग ऑक्सीजन मास्क बिल्डअप कर सके। तो उस चीज से किसी भी तरह का स्थिति उत्पन्न होता है तो हम लोग क्या निपट सकते हैं, और उसको निपटने के लिए हम लोग ग्लोबल हेल्थ से निपटने के लिए साझा रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि इन द फ्यूचर किसी भी तरह से आपदा आती है तो हम लोग निपटने में सक्षम हो सके। उसी ठीक प्रकार की जो वैश्विक लेवल पे संस्थान है, ग्लोबल संस्थाएं, वे प्रॉपर कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उसका भी डिसीजन लिया गया। कहने का मतलब है कि जो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, क्या वे अपना काम सुचारू सही रूप से कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो क्या उसको तकनीकी उन्नयन की जरूरत है, क्या उसको अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अपडेट करने की जरूरत है। यदि है तो उसे तत्काल प्रभाव से प्रासंगिक बनाया जाए, और जो भी उसमें अपडेट की जरूरत हो उसे अपडेट किया जाए। और ग्लोबल साउथ से जितने भी देश उसमें मेंबर कंट्री हैं वे उसमें शामिल हो और अपना सहभागिता निभाएं। ठीक उसी प्रकार से भारत और चीन के विषय में, भारत और चीन के रिलेशन के संबंध में भारत चाइना संबंध के विषय में बात किया गया। और ये दोनों ने कहा कि जो दोनों के बीच में तनाव की स्थिति है उस तनाव की स्थिति को कम किया जाए, चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, उस स्थिति को कम किया जाए। चाइना अपना बिना किसी के उपरोक्त दबाव के अपना काम किया जा रहा है, चाहे वो LAC हो, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे हो, तो एक अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए एक ऐसा संस्था डेवलप किया जाए जिसे संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भागीदारी हो। और उसी क्रम में एक और भी लाया गया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस काउंसिल में भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता के बारे में बात किया गया। इनडायरेक्ट मैसेज यही था कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हमारी स्थायी सदस्यता को अस्थायी किया जाए, ताकि हम अपने पक्ष को उसमें बहुत ही बेहतरीन रूप से रख सकें और मार्ग में आने वाले जितने भी वैश्विक इश्यूज हैं उसको सॉल्व कर सकें। इसी के बीच में एक बिग कैट अलायंस, जो कि महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये बिग कैट अलायंस आखिर है क्या? ये जो जितना भी दुर्लभ प्रजाति के जीव हैं, चाहे वो बड़ी बिल्ली खास करके, जैसे कि आपका हो गया शेर हो गया, बाघ हो गया, तो उसको संरक्षण का प्रयास किया गया। प्रयास के लिए 2023 जोहान्सबर्ग में इसका निर्णय लिया गया था बिग कैट अलायंस का। तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो बिग कैट अलायंस है उसका क्या सही तरीके से पालन हो रहा है, क्या वे जो दुर्लभ प्रजाति के जीव थे उसको बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं,
किए जा रहे हैं, तो हम लोग उसका और भी क्या बेहतर रूप से प्रयोग कर सकते हैं या उसका संरक्षण का प्रयास कर सकते हैं, उस चीज को मुद्दा को भी उठाया गया। ठीक है, अब चलते हैं कि इसका जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था वो है कि इसके क्या क्या परिणाम हैं और इसके क्या चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस के विषय में बात करें तो सबसे पहला जो इसका चैलेंज है वो है आपका नेताओं की अनुपस्थिति का। किसका? नेताओं की अनुपस्थिति। नेताओं की अनुपस्थिति क्यों? अब देखिए यहाँ पे जो बहुत से ऐसे देश हैं, कुछ ऐसे देश है कि जो टॉप मोस्ट कंट्री के रूप में गिना जाते हैं, चाहे वो चाइना हो, रूस हो, तो ये नेताओं की इसमें अनुपस्थिति बना रहा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण काला कि उन्होंने जो तर्क दिया है, चीन के जो शी जिनपिंग हैं, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो अनुपस्थित थे और उन्होंने अपने जगह पे वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं ची चियांग वो आए। ठीक उसी प्रकार से क्यों नहीं आने का कारण था, उसी प्रकार से वीडियो का रूस का जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वो भी नहीं आए और उसके जगह पे उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को अटेंड किया। शी जिनपिंग के नहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नहीं आने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये है कि उन्होंने आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उन्होंने इसको वारंट जारी किया हुआ है। क्यों? क्योंकि कुछ ही साल पहले 2023 का बात है कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो यूक्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने वहां के गृह क्षेत्र से उठा के अपने यहाँ पास ले आया और जबरन अपने यहाँ निर्वासित कर दिया। छोटे बच्चों के अपराध से संबंधित मुद्दा है और वहां पे जो रूस का जो बाल अधिकार आयोग है उसकी आयुक्त मारिया बेवेला, दोनों के प्रति वारंट जारी किया गया है और उस जो जारी किया गया है वारंट, तो कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। उसके डर से वे अपने एक ऐसे मंच पे उपस्थित नहीं होना चाहता है जहां की वो आईसीसी आए और तुरंत उसे गिरफ्तार कर ले। सेकेंड जो चैलेंजेस है इसका वो है जियोपॉलिटिक्स डिसएग्रीमेंट। जियोपॉलिटिक्स डिसएग्रीमेंट यानी कि भू राजनीतिक असहमति, जहां एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने के प्रति इतने हुड के रूप में जमा हुए, वे चाहते हैं कि नहीं हम ही सर्वे सर्वा हैं, दूसरा भी कोई देश मेरे से आगे नहीं निकल सकता। उदाहरण के लिए अभी दलाई लामा का जो मामला उठ कर के आया था, तो भारत उसका इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, दलाई लामा का सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना उसमें आके तुरंत इंटरफेयर करता है, बोलता है कि कोई भी दलाई लामा के विषय में कोई भी भारत अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। फिर उसी प्रकार से जब अरुणाचल प्रदेश का जो सीमा वाले क्षेत्र है वहां पे भी चाइना अपना गश्त बहाल किया हुआ है और वो चाहता है कि पाकिस्तान को एलएसी पे भी अपना गश्त बहाल किया हुआ है, तनाव है। तो जो दो से अधिक देशों के बीच में जो असहमति बन रही है उस चीज को दो सबसे बड़ा समस्या है। खास करके जो पश्चिमी देश हो गया, ईरान हो, इराक हो या तो फिर मध्य पूर्व के देश हो, वो सब। अब देखते हैं कि जो ये ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, इस ब्रिक्स ने ये जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसको सॉल्व करने के लिए क्या कोई प्रयास किया है, और प्रयास किया है तो वो कौन कौन सा प्रयास किया है जिसके तहत इन सारे मुद्दाओं को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही प्रयास किया है, वो क्या पहल है। तो देखिए सबसे पहला पहल है जो ब्रिक्स पे, एनडीबी, फिर सीआरए,
वैश्विक मुद्रीकरण, ब्रिक्स पे के बारे में हम लोग बताया ही, एनडीबी के बारे में उसकी प्रासंगिकता। अब देखते हैं कि CRA है क्या। CR है कॉन्टिंजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। इसमें है कि किसी भी ग्लोबल स्थिति से निपटने के लिए, आर्थिक संकट की स्थिति से निपटने के लिए उसमें एक अपना स्वैच्छिक योगदान दिया जाता है। एक भंडार, एक कोष स्थापित किया जाता है जिसको कि CRA बोला जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान चाइना का है, जिसमें लगभग 40 to 41% अपना योगदान दिया है, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में वहां से अपना फंड निकाल के उसका यूज किया जा सके। और एक है वैश्विक मुद्रीकरण। इसका अर्थ हुआ कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उसका भी जो भी ट्रेड होता है वो डॉलर पे तो हो ही रहा है, लेकिन उसे डी-डॉलराइज करके यदि हम स्थानीय मुद्राओं को प्रोत्साहित करें तो वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। और जो मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं उस चीज से निपटारा पाया जा सकता है। ये सारी चीजें थी आज के ब्रिक्स डिस्कशन के बारे में। अब एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग को मेंस के रूप में जवाब देना है, तो क्वेश्चन को डिस्कस। देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखिए मेंस का। वैश्विक संस्थाओं के प्रासंगिकता पर विचार करते हुए 70वां ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे क्या रहे। 250 to 300 वर्ड के रूप में इसका जवाब देना है। तो आप लोग इसे कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आंसर दे दीजिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला जो क्लास हो उसमें एक पूर्वोत्तर परिषद